हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत सारे क्वेश्चन कराया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है। यानी अल्फा कण, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अ अल्फा कण, ठीक है, एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वोल्टेज V, यानी समान विभवांतर से क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिख दिया है, या तो ये पूछ लेगा या तो ये पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ लेगा आपसे कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इतना हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण की त्रिज्या यानी रेडियस पूछ लेगा, ठीक है। किसी एक का रेडियस दिया है तो दूसरे का रेडियस या रेडियस का अनुपात भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इधर चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ना होकर कोई भी चार्ज पार्टिकल होता, मान लीजिए हमने क्यू आवेश का कोई चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। अच्छा, कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। इसमें जैसे ही एंटर करेगा उस पर एक बल कार्य करेगा और वो बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है वो क्यू वी बी होता है। अच्छा, जब आवेश इसके अंदर जब प्रवेश कर जाएगा तो ये आवेश जो होता है एक वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है, चक्रण करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। वृत्तीय मार्ग पर वेलोसिटी v से घूमने लगता है, यही वेलोसिटी है, सेम इसी वेलोसिटी से घूमने लगता है, ठीक है। तो कुछ वेलोसिटी लेकर ये इंटर किया होगा, जो भी वेलोसिटी से एंटर किया होगा उसी वेलोसिटी से क्या करता है, घूमने लगता है। अच्छा, जब कोई बॉडी घूमती है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा केंद्र की तरफ लगता है और यही बल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, यानी बल क्यू बी वी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यानी अभिकेंद्र बल होता है mv² अपान आर, इट इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसी फोर्स के कारण, ये क्या है, चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है कि उसके वृत्तीय मार्ग पर यानी सर्कुलर में घूमने लगता है और घूमता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, वो होता है अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यही प्रोवाइड करता है अभिकेंद्र बल को। अब क्या करना है, यहाँ से हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये आर इट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी वी, आर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा mv² अपान क्यू वी वी, और एक v से v कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv अपान क्यू बी, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ रेडियस की बात करेगा तो रेडियस की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यहाँ से भी हमारा एक आंसर निकल सकता है कि कितने रेडियस में घूमेगा, तो ये हो जाएगा mv अपान ये v वेलोसिटी है, ये क्यू बी मैग्नेटिक फील्ड है, m क्या है, मास है किसका, चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, इसका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो आर इट इक्वल टू क्यू के स्थान पर हम ई रख देते, ये हो जाता mv अपान ई बी, ठीक है। अगर मास दिया जाता, वेलोसिटी दी जाती, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे आवेश हमको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ फार्मूले के रूप में पूछेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पूछेगा, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, v की वैल्यू मिल जाएगी यानी ई बी आर अपान एम, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, अगर पूछेगा वेलोसिटी तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने आर की वैल्यू हमको मिल गई mv अपान, अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ठीक है। तो यहाँ पर हम चार्ज क्यू ना रख के हम ई रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई और न्यूट्रॉन पर भी सेम आवेश यू ई ही होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो 2 टाइम्स ई होता है, ठीक है।
तो एक जनरल हम इक्वेशन बना रहे हैं, आर टी इज इक्वल टू E/V, ठीक है। ये यहाँ से हमको मिला mv/EB, क्यू के स्थान पे हमने E रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा r² इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m²v²/EV। और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इट इज इक्वल टू हाफ mv², तो k इट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर m से ऊपर मल्टीप्लाई करें, m से नीचे पर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा m²v², और m²v² की वैल्यू 2km हो जाएगा, ठीक है। m²v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2km इट इज इक्वल टू m²v²। अच्छा, जहाँ पर m²v² है वहाँ पर रख देंगे क्या, 2km, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी r² इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2km/EB, ठीक है। ये रेडियस कब है, जब गतिज ऊर्जा के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब गतिज ऊर्जा दिया जाएगा, ठीक है, और मास दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा, तब रेडियस क्या होगा, r निकाल लेना, √2km/EB, ठीक है। ये जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि अब ये तो एक जनरल किसी भी पार्टिकल का आवेश का हो गया। अगर हम आवेश का अगर नाम लें, शुरुआत में हमारा जो आवेश था वो था क्या, प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन पर आवेश E ही होता है, तो Rp लिख देंगे। तो Rp मान लो हम इसे स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2km/EB, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन का है, अब ड्यूट्रॉन का निकाल लेते हैं, Rd, और ड्यूट्रॉन पर आवेश E ही होता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक, ये गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी ये किसकी होगी, ये प्रोटॉन की होगी, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। तो सबकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। ये Rd, तो 2 टाइम्स kdm/EB। E क्यों सेम रखा, क्योंकि इस पर भी आवेश E होता है और प्रोटॉन पर भी आवेश E होता है। ये D है यानी ड्यूट्रॉन, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में सेम है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समान चुंबकीय क्षेत्र में सब प्रवेश कर रहे हैं। अगर R अल्फा की बात करें हम, अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स k अल्फा, गतिज ऊर्जा है अल्फा का, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब और सुनिए, अच्छा, जो मास होता है उस पर, अरे प्रोटॉन पर वो m होता है, लेकिन मास जो ड्यूट्रॉन पर होता है वो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो मास होता है 2 टाइम्स होता है, ये ध्यान रखना ये चीज़। 2 टाइम्स ड्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना कर लिया। लेकिन अल्फा कण के लिए अगर बात करें तो अल्फा कण पे जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम्स m होता है, ये ध्यान रखना, × 4 कर देंगे, ठीक है। ये मास दोनों का चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग आदमी है, तो अलग अलग आदमी का अलग अलग द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग, ठीक है, और अल्फा कण का द्रव्यमान अलग, ठीक है। और चार्ज इस पे होता है 2 टाइम्स, हम ऊपर बताया था 2e, ये भी, ये इसे क्वेश्चन फर्स्ट, इसे क्वेश्चन सेकंड, इसे क्वेश्चन थर्ड हमने मान लिया, ठीक। अब हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पर आते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा किसका किसका हमें निकालना है, सबका गतिज ऊर्जा का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम लोग डिवाइड कर दें, मान लीजिए यहीं पर अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या क्या कट सकता है, इससे ये कट सकता है, और इससे ये कट सकता है, और m से m कट सकता है, ठीक है। ये क्या बचेगा, ये बचेगा Rp का स्क्वायर अपान Rd का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, नीचे 2 बचेगा, और ये हो जाएगा Kp अपान 2kd, ठीक है, Kp अपान 2kd। और सुनिए एक चीज़ और, शुरुआत में हमें करना है कि ये समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अच्छा, समान विभवांतर से प्रवेश करते हैं, और विभवांतर और गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होता है, ठीक है, k इट इज इक्वल टू EV का, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होता है, जब वोल्टेज दिया जाता है, आवेश होगा k इट इज इक्वल टू EV। अच्छा, प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन गतिज ऊर्जा Kp इट इज इक्वल टू होता है E टाइम्स V, क्योंकि इसका आवेश E होता है। अगर ड्यूट्रॉन की बात करें
यानी के डी की सेम इसका भी ई वी होगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो ये 2 टाइम्स ई वी होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पर आवेश क्या होता है, ई, और फार्मूला ये होता है। ठीक, अगर के पी अपान के डी की वैल्यू हम रख दें, ठीक है, के पी अपान के डी की वैल्यू क्या है, ई वी अपान ई वी, और ई वी अपान ई वी की वैल्यू 1 है। ठीक, क्योंकि के पी अपान के डी अगर अनुपात तो 1 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, कहाँ पर है, के पी अपान के डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर पी अपान आर डी इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का अनुपात 1/2 हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं अगर ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पूछेगा तो आर डी अपान आर पी इट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा पूछेगा वैसा कर देना है। ठीक, अगर अल्फा पार्टिकल से पूछेगा, अगर प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से पूछेगा तो प्रोटॉन को इससे डिवाइड कर देंगे, ड्यूट्रॉन का अल्फा पार्टिकल से पूछेगा तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सबका यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा ये दी गई है, के अल्फा, के डी और के पी, यहाँ से वैल्यू हम उठा के रख देंगे। इसीलिए यहाँ पर दिया गया था कि समान विभवांतर से त्वरित हो रहे हैं, तो इसका विभवांतर तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो यूज यहीं पर होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होता है आवेश का वो हो जाता है ई इंटू वी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ देखिए अल्फा, और इन्होंने ये भी दिया है सेकंड क्वेश्चन में, ये तो हो गया। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो अल्फा कण की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है वृत्ताकार मार्ग की, मान लीजिए प्रोटॉन, ये मान लीजिए प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इतना हो तो अल्फा कण की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और अल्फा कण में हमें रिलेशन बना देना है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पर है, अल्फा कण यहाँ पर है, प्रोटॉन और अल्फा कण को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा आर अल्फा इट इज इक्वल टू आर पी, ये वी स्क्वायर, ये हो जाएगा के अल्फा अपान के पी इट इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि के अल्फा अपान के पी की वैल्यू वहाँ पर दी गई है और उसकी वैल्यू यहाँ हमको मिल जाएगी 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर अल्फा अपान आर पी इट इज इक्वल टू √2, इसकी वैल्यू कितना है, दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आर अल्फा जो हो जाएगी √2 इंटू 20 सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा सेंटीमीटर में, नहीं तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, यानी √2 इंटू 0.20। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक सेकंड प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वायर दिया गया है जिसमें करंट I2 बह रही है। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, यानी आयताकार लूप है। ठीक है, AB का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो CD का भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ पर यह C से लेकर D का जो डिस्टेंस है वो x दिया है, और यहाँ से इस वायर से इस लूप का, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक, और जिसका लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया गया I1 की वैल्यू जो है करंट की 1.5 एम्पियर है, और I2 की वैल्यू जो है 25 एम्पियर है, और R की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इस लूप के कारण और या इस वायर के कारण इस लूप पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो भुजा AB पर कितना बल लगेगा, और भुजा ये वाली साइड BC पर कितना बल लगेगा, और टोटल कितना फोर्स लगेगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स बल दो वायर के बीच में, जब दो वायर एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है μ0/2 पाई I1 इंटू I2 अपान R इंटू L। ठीक है, L क्या होता है, लेंथ। अगर इस पर हमें फोर्स ज्ञात करना है तो इसका लेंथ, इस पर फोर्स ज्ञात करना है इसका लेंथ, इस पर फोर्स ज्ञात करना है इसका, जिस पर फोर्स ज्ञात करना है उसका लेंथ, यानी इस लूप पर हमें फोर्स ज्ञात करना है इस वायर के कारण, तो हम इसका लेंथ देखेंगे। ठीक है, तो लूप पर कितना फोर्स लगेगा, तो जितने भी वायर होंगे सब के कारण, यानी सब में धारा बह रही है तो सब के कारण फोर्स होगा। ठीक है, तो हम AD के कारण अगर हम फोर्स निकालें, ठीक है, FAD, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई। ठीक है, AD में धारा कितनी है, ये है I1 की वैल्यू कितनी है 1.5 एम्पियर। ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो वैल्यू ही रख देते हैं 1.5 एम्पियर। और क्या है I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25 एम्पियर। ठीक है, और L यहाँ से यहाँ तक का 25 सेंटीमीटर है। ठीक है,
AD का जो वायर है ये लेंथ है, यानी 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे टू 5 मीटर। ठीक है, R क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस वायर से इस वायर का डिस्टेंस R की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 2.02, ये सब मीटर में आ गया। ठीक, अच्छा μ0 अपान 2 पाई की हम वैल्यू रख देंगे। अब μ0 अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, μ0 अपान 2 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू रख देंगे। तो सोल्व भी करना है, आप लोग सोल्व कर लेंगे, बस कैसे आपको सोल्व करना है एग्जाम में ये बता रहे हैं। ठीक, इसकी वैल्यू अब आपको सोल्व करना है क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है इसमें कौन कौन सा होगा, इसलिए आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स ये है और एक फोर्स भाई इस वायर के कारण भी तो होगा, तो ये होगा ये BC। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, AD के कारण फोर्स आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। देखिए दोनों में धारा एक ही दिशा में है तो आकर्षण होगा, लेकिन इस वायर से और BC वायर से अगर देखें धारा प्रतिकर्षण, क्योंकि ये वायर इधर और ये इस वायर में धारा ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर, मतलब अपोजिट है, अपोजिट करंट होता है तो प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होता है। ठीक, ये होगा μ0 अपान 2 पाई। ठीक है, और I1 × I2, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2, इसमें कितना धारा बहेगा, क्योंकि सेम लूप है तो सेम धारा बहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, और 0. अच्छा ये 25 एम्पियर, I2 की वैल्यू 25 एम्पियर, और इसका भी लेंथ जो है वो है 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 सेंटीमीटर। बट क्या एक ही चीज़ बदलेगा, वो R, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक R, ये प्लस x, तो R + x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है 20 सेंटीमीटर और यह 10 सेंटीमीटर, 20 यानी 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.30 मीटर। ठीक है, μ0 की वैल्यू ये है, ये इसको भी सोल्व कर लेना। अच्छा अब टोटल कितना फोर्स, अच्छा अगर इस वायर के कारण देखें तो इस वायर के कारण देखिए इसमें धारा राइट की ओर, इधर लेफ्ट की ओर। ठीक है, दोनों में समान धारा, समान लेंथ, सब कुछ समान है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, इनके कारण फोर्स इससे क्या हो जाएगा, दोनों का निरस्त हो जाएगा, AB और CD के कारण, ये ध्यान रख लेना। तो बचेगा सिर्फ इसके दोनों के कारण। अगर नेट फोर्स कहें, हम परिणामी फोर्स कहें, ये हो जाएगा FAD माइनस FBC। ठीक है, इसका धारा निकाल लेना, इसका धारा निकालना, आपको क्या करना, माइनस कर देना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ओम is connected to a 12 volt battery. The current in the coil is 1.0 ampere at approximately the time. ठीक, यानी इनका कहने का मतलब है एक कॉयल, एक कुंडली है जिसका इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व जो है वो 8.4 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है वो 6 ओम है, कनेक्टेड जुड़ा है 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, करेंट द करंट इन द कॉयल इज। ठीक है, तो आपको धारा का मान ज्ञात करना है किसी समय t पर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो मान लीजिए 0.9 वैल्यू आ गई तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब रखते हैं। ठीक है, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मान लीजिए 1.01 आ गया तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1 ही रखेंगे। अगर 0.999 तो वैल्यू आप क्या रखेंगे, जाके 1.0 रख सकते हैं, यानी 1 रख सकते हैं 0.9 को। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू समय का, जब भी आपको समय दिया जाए, धारा दिया जाए, मिली हेनरी दिया जाए, आप कैपेसिटर दिया जाए, तो आप एक ही फार्मूला लगा लीजिएगा, ये I = I0 × 1 - e की पावर, ये होता है माइनस, ठीक है, T/टाउ। ठीक है, इसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका पूरा मैंने कंसेप्ट अपने नोट्स में दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से, जहाँ चार्ज भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, कुछ भी होता है, हमने दिया है। और जो टाउ होता है उसकी वैल्यू होती है L/R की। ठीक है, अच्छा टाउ की वैल्यू हम निकाल लें, L की वैल्यू कितना मिली हेनरी में दिया है, ये 8.4 और 8.4 और ये है 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट, क्योंकि 6 × 1 = 6 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, मिली सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टाउ की वैल्यू हमको मिल गई।
और ये आई नाट, और आई नाट क्या होता है, आई नाट इस इक्वल टू होता है वी अपान आर। वी क्या है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 12 वोल्ट, और ओम कितना दिया है, आर रेजिस्टेंस 6, ठीक है। तो आई नाट की वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। और ये आई की वैल्यू कहते हैं जब, ये तो शुरुआत का करंट है, ये शुरुआत का करंट है, जब आई हो जाएगा यानी ये प्रारंभिक इनिशियल का करंट है, टी इक्वल टू टी यानी फाइनल का करंट ये है, ठीक है। इतने समय में ये करंट जब इतना हो जा रहा है तो समय बताना है, ठीक है। तो आई मतलब 1 हो जा रहा है यानी 2, ये इनिशियल करंट है प्रारंभिक का, 1 माइनस ई की पावर माइनस यही तो टी हमको निकालना है, ठीक है। और टाउ की वैल्यू हमको मिल गई है, और टाउ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1.4, इतना कर दिया, ठीक है। अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो इसे हम कुछ इस प्रकार रखते हैं, ये 1/2 कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान 1.4, ठीक है। हमें समय निकालना है। अच्छा, माइनस जो वैल्यू है इसको इधर कर दें, 1/2 को हम उधर कर दें, ठीक है। देखिए सोल्व कैसे करते हैं हम, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपान 1.4, ठीक है। और ये उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 2 1 2 1, ये हो जाएगा 1/2, ठीक। इतना कर लिया हमने। आइए ऊपर सोल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है ई की पावर माइनस टी अपान 1.4, इट इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ लॉग लेंगे माइनस टी अपान 1.4, और इधर भी लॉग ले लेंगे, ये हो जाएगा लॉग 1/2 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये ई गायब कहाँ हो गया, क्योंकि लॉग ई लेंगे, लॉग ई की पावर ई बेस में ई हो, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर, इसे हमने पढ़ा है लॉग बेस में ई की पावर n, ठीक है, एम की पावर n, ठीक है। तो n होगा, बाहर चला जाएगा, m क्या है, e है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। 1.4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और log 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.693, log 2 की वैल्यू है इतना, और 1.4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो t की वैल्यू मिलेगी वो 0.97 अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं, तो ये लगभग 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड इज 5 हेनरी एंड इट इज रेजिस्टेंस इज 5 ओम इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, देन टाइम टेकन बाय द करंट। फिर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, सेम वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। करंट टू रीच n/10th, ठीक है, n/10th यानी n/10th ऑफ इट इज मैक्सिमम वैल्यू। ये कहा जा रहा है कि जब करंट प्रारंभिक का इतना हो जाएगा यानी इनिशियल का इतना हो जाएगा, वो समय बताइए, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस और हेनरी दिए गए। तो आपको चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। किसी कुंडली का प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध क्रमशः 5 हेनरी तथा 5 ओम है। जब इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो कितने समय धारा का मान इसके अधिकतम मान का 9/10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ही फार्मूला याद होता है जब समय दिया होता है, हेनरी दिया होता है और प्रतिरोध दिया होता है, आई इट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान टाउ, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू आर अपान एल, ठीक है, क्योंकि टाउ की जो वैल्यू होती है वो एल अपान आर के बराबर होती है, ठीक। तो आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जो ये अंतिम जो धारा है यानी करंट है वो प्रारंभिक का कितना हो जा रहा है, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। जब 9/10 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ये हो जा रहा है 9/10, ठीक है। अच्छा और देखिए, ठीक, अब टाउ और आर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और आर की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू भी है 5,
ये 5 से 5 हो जाएगा ऐसे। अच्छा यहाँ पर 9/10 ये कहेंगे आई और आई नॉट कहाँ चला जाएगा, इन्होंने कहा जो आई है वो प्रारंभिक का यानी आई नॉट का 9/10 हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू 9/10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आई नॉट है और आई नॉट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9/10 यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक है, क्योंकि इसे नीचे रख देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। अब इधर सेम ऐसे करेंगे हम, e की पावर माइनस टी को इधर ले आएंगे और इसको इधर बच देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा 9/10। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इतना कर लिया, ठीक है। ठीक, अगर इसे देखें हम तो e की पावर माइनस टी को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर टी, ये 1/10, दोनों को उल्टा कर देंगे, e की पावर टी इट इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ log ले लेंगे तो इधर बच जाएगा t, इधर हो जाएगा log बेस में e10, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, इधर हो जाएगा t, इधर हो जाएगा log बेस में e10, log बेस में e10 का मान होता है 2.3, ठीक है। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2.3, और यहाँ पर log जब लेंगे तो हमने बताया है इससे पहले कि जब हम log लेते हैं, जैसे मान लीजिए e की पावर t है, अगर log लेंगे तो log बेस में e लेंगे, ठीक है। तो ये m की पावर n है, तो ये t जो होगा पहले आ जाएगा और log e इंटू ई, और log बेस में भी e है, ठीक है, m भी e है, इसका मान 1 होता है तो सिर्फ t आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं यूपीटीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि अ रेक्टेंगुलर लूप ऑन विच अ कनेक्टर, ठीक है, EF ऑफ लेंथ L स्लाइड इज लाइंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, द इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर इज R, इफ द कनेक्टर मूव्स विथ अ वेलोसिटी V, देन द करंट फ्लोइंग इट विल बी, ठीक है। ये कनेक्टर है एक लेंथ L का, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये वायर है, A से D भी वायर है, B से C भी वायर है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, और इस पर ये वेलोसिटी V से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, फिसल रहा है, ठीक है। जब फिसल रहा है इसमें इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा और उस इंड्यूस करंट का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जब कोई कनेक्टर स्लाइड करता है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी वायर के ऊपर, तो उस पर एक EMF यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है EMF इट इज इक्वल टू होता है BLV होता है, ठीक है, ये BLV होता है। और देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल पर सोल्व करके तो इसका भी रेजिस्टेंस दिया गया है, कनेक्टर का भी रेजिस्टेंस दिया, देखो कनेक्टर इज R, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर इज R, यानी इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। ये दोनों, ये वाले R1 और R2 पैरेलल में है, फिर ये हो जाएंगे सीरीज में, तो टोटल यानी इक्विवेलेंट जो रजिस्टर होगा हमारा वो R प्लस ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। पैरेलल वाले का हम लोग तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध ये निकालेंगे, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में यानी श्रेणी में, ठीक है, फिर इसका हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकाल लेंगे, ठीक है। हमें निकालना है करंट, और करंट I की वैल्यू होता है EMF यानी टोटल वोल्टेज जो होता है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E अपान R डैश, और E की वैल्यू है BLV और R की वैल्यू है R प्लस R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा, वो होता है BLV के बराबर। करंट क्या होता है I इज इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल अपान R जो होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना भी दिया होगा तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, उसे डिवाइड करने करंट मिल जाएगा, ठीक है। या तो आपको ये बोलेगा EMF पूछेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, या तो आपसे करंट पूछेगा, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा C वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की L दूरी पर स्थित, ठीक है, L दूरी पर स्थित PQ तथा MM दो समांतर चालक एक प्रतिरोध R के साथ जुड़े हैं, इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जो तारों के तल के लंबवत है रखा जाता है। एक तार XY
ठीक है, PQ तथा MN पर रखा जाता है तथा इसे चाल V से उन पर फिसलने दिया जाता है। ठीक है, XY तार है, PQ और MN पर रखा जाता है और V से क्या इसे फिसलने दिया जाता है। ठीक है, PQ और MN और XY के प्रतिरोधों को नगण्य मानते हुए, क्योंकि ये भी एक तार है PQ, इसका प्रतिरोध नगण्य है, MN का प्रतिरोध नगण्य है। यहाँ पर जो स्लाइड कर रहा है तार, वहाँ पर इस तार का प्रतिरोध था लेकिन यहाँ पर इस तार का प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, इस स्लाइड वाले तार का। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्लाइड वाले तार का प्रतिरोध था, यहाँ पर बता दिया गया है तो नगण्य मान लेंगे। ठीक, मानते हुए तार XY को फिसलने में प्रति सेकंड कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी टोटल यहाँ पर केवल एक ही प्रतिरोध R ही है। ठीक है, यानी टोटल प्रतिरोध यहाँ पर समझ लेंगे R है। तो हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई तार अगर स्लाइड कर रहा है किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर किसी कंडक्टर पर या कोई चालक तार किसी चालक पर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, तो उस पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जिसे हम लोग EMF कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है BV, BLV या BVL, एक ही बात होता है। ठीक है, BVL। और हमको पता है इसमें जो धारा होगी I = वोल्टेज अपान R होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज होगा वो BLV है अपान R। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि प्रति सेकंड कितना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, प्रति सेकंड कार्य जो होता है P = W/T, ये प्रति सेकंड कार्य है। ठीक है, प्रति सेकंड कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, पावर यानी शक्ति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर निकालने के लिए पावर हमें निकालना है तो P = W/T और W को हम लोग लिख सकते हैं F × S। ठीक है, और नीचे है T और F और S/T, ये दूरी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को V लिख सकते हैं, F × V हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और F की वैल्यू होती है IBL sin थीटा। ठीक है, हाँ, IBL sin थीटा, और ये लंबवत है तो sin 90 का मान 1 हो जाएगा और F की वैल्यू हो जाएगी IBL। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे F की वैल्यू हम IBL/V। ठीक है, F की वैल्यू IBL/V रख दिया हमने। ठीक, ये P की वैल्यू निकाल रहे हैं और I की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ से जब हम रखेंगे इसमें तो P की वैल्यू हो जाएगी ये B² VL² ठीक है, ये P की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, V² और जो कि यहाँ पर V है और V से, हाँ, V, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, B² L²/R। ठीक है, किसकी वैल्यू है, ये पर सेकेंड कितना कार्य करना पड़ेगा, या शक्ति भी कह सकता है, इसमें पावर भी पूछ सकता है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी B² L²/R। ठीक है, पहले EMF निकालना, करंट निकालना, पावर बराबर क्या होता है W/T। ठीक है, W/W होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कर दिया, और S/T की वैल्यू क्या होती है V, फोर्स हमने निकाला, IBL होता है। ठीक है, V वेलोसिटी दी गई है, I की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर, I की वैल्यू BLV, क्योंकि यहाँ पर L पहले से ही है तो L² हो जाएगा, B पहले से है तो B² हो जाएगा, V पहले से है तो B², तो B² VL²/R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया कि अ सोलेनॉइड हुज इंडक्टेंस इज 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस इज 6 ओम कनेक्टेड विद 12 वोल्ट बैटरी, द टाइम इन विच द करंट विल बी इतना। अच्छा, इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना कार्य करते हैं इस पर। ठीक, चल देखो, और इसका फार्मूला भी बता दे रहे हैं किससे लगेगा। I होता है I0 × 1 - e⁻⁻t/τ। ठीक है, और टाउ की वैल्यू हमने बता दिया क्या होता है L/R। L भी दिया क्या है, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व तो है, R क्या है, वो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और I0 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और कितने समय में इतना हो जाए, T की वैल्यू निकालना है, और ये I की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकंड है। ठीक है, I की वैल्यू कितना 1 सेकंड है। ठीक है, और क्या क्या और दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है। वोल्टेज यहाँ पर जो I0 की वैल्यू जो होगी वो निकलेगी V0/R से, वोल्टेज है कितना 12, R की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको सोल्व करना, समय बताना है आप कितना होगा। अभी बता रहे हैं 10⁻³ सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक परपथ यानी सर्किट दिया गया है, इसके कुछ वैल्यू दी गई हैं और आपको यहाँ पर I1 I2 और I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये धारा यहाँ से यानी करंट जा रहा है और R1 में I1 धारा और R2 रेजिस्टेंस में I2 धारा है। ठीक है, करंट है। तो आपको कुछ वैल्यू दी गई है, ईट इक्वल टू 10 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, R1 की वैल्यू दी गई है रेजिस्टेंस की, यहाँ पर R2 सेकंड रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है, और जो इंडक्टेंस है यानी प्रेरकत्व है वो 5 हेनरी है। तो करंट होंगी। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। ठीक है, इफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर गिवन। और कब कब 8t इक्वल टू 0 पर इसमें करंट क्या होगा, पूरे परपथ में 8t इक्वल टू t पर क्या करंट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे t इक्वल टू 0 पर जब हम इसे बंद करते हैं, तुरंत बंद करते हैं, इस कुंजी को यानी स्विच को हम बंद करते हैं t इक्वल टू 0 पर। जैसे हम बंद करेंगे तो यहाँ पर इंडक्टेंस के कारण, ठीक है, इस परिपथ में R2 वाले रेजिस्टेंस में धारा 0 होगी। तो टोटल जो धारा होगी यहाँ से जो जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, यानी I जो होगा वो I1 के बराबर होगा। ठीक है, I1 के बराबर होगा। अच्छा, अब I1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस पूरे इसमें, क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं जा रही तो इसका रेजिस्टेंस हम लेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू V अपान R। ठीक है, वो भी R1 ये वाला, और V की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, और R1 की वैल्यू यहाँ पर है 5 ओम। ठीक है, तो 10 अपान 5, ठीक है, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8t इक्वल टू t पर जब हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया, दबा दिया, इसे कुंजी को बंद कर दिया, अब धारा क्या होगी, इसमें से धारा क्या होगी, अब बहने लगेगी। t इक्वल टू 0 पर धारा समझ लीजिए, मान लीजिए कोई गड्ढा है, ठीक है, और इधर से कोई चीज़ आ रहा है, पानी अगर आ रहा है, पहले इसमें भरेगा, खूब भरेगा, तभी इधर आएगा। ठीक है, और जब समय बीत जाएगा, बहुत देर हुआ, ठीक है, मोटर चले, ठीक है, तो अब तो भर गया होगा ना, भरने के बाद अब इधर भी पानी निकलेगा, यानी धारा अब इधर आएगी। तो t इक्वल टू t पर यानी बहुत समय के बाद, तो इसमें इधर भी धारा जाएगी और इधर भी धारा जाएगी। तो टोटल हम यहाँ पर और निकालेंगे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये है समांतर क्रम में यानी पैरेलल में है, तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 इंटू R2 की वैल्यू हमको दी गई है, एक की वैल्यू है 5, एक की वैल्यू है 10। ठीक है, 10 और प्लस 5 ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 5, हाँ 10 15, और ये 5 इंटू 10, ठीक है, ये भी 15, हाँ, तो 10 अपान 5 3 जा 15, हाँ सही वैल्यू रखा है, ये हो जाएगा 10 अपान 3। ठीक है, 10 अपान 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, I2। अब अगर हम परपथ में टोटल करंट निकाल लें, हम I निकाल लें। ठीक है, E2 इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है 10 अपान R। ठीक है, 10 अपान R, E की वैल्यू कितना है 10। ठीक है, और ये 10 नीचे रहेगा और R ये 3 है ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा। टोटल I की वैल्यू जो है 3, तो I की वैल्यू 3 है, I1 की वैल्यू 2, तो हमें पता चल गया कि I इट इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, ये और I2 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I से 3 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I2 का जो करंट होगा 1 एम्पियर होगा, I1 में 2 एम्पियर, और टोटल जो करंट होगा वो होगा 3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ मैग्नेटिक निडल थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज W। ठीक है, द टार्क नेसेसरी टू कीप द निडल इन दिस पोजीशन विल बी। इनका कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक सुई को 60 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य जो है W है, सुई को इस स्थिति में रखने के लिए आवश्यक आघूर्ण होगा। ठीक है, द वर्क रिक्वायर्ड जो है वो है W 60 डिग्री घुमाने पर। अच्छा, हमको पता है कि जब 60 डिग्री पर या किसी भी एंगल पर या थीटा एंगल पर जब घुमाते हैं, ठीक है, किसी भी निडल को, तो किया गया कार्य जो W इट इज इक्वल टू होता है वो होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो MB1 माइनस कॉस 60। ठीक है, 1 माइनस कॉस 60 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा MB/2, क्योंकि 1/2 रखेंगे, 2 1 2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क ये है MB/2। ठीक है, इतना कर लिया।
अब टॉर्क हमें निकालना है, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। ठीक, इतना कर लेंगे हम। ठीक, ये है बी मैग्नेटिक फील्ड एम बी साइन थीटा। अच्छा, एम बी इट इज इक्वल टू क्या है, एम बी ये डब्ल्यू इट इज इक्वल टू एम बी अपान 2 निकाला है, तो 2 टाइम्स डब्ल्यू इट इज इक्वल टू हो जाएगा ये एम बी, ये एम इंटू बी है। ठीक है, इसके आसान पर आगे हम डब्ल्यू, तो टॉर्क इट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स डब्ल्यू साइन थीटा। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम, ठीक है, द टॉर्क नेसेसरी टू कीप द नीडल इन दिस पोजीशन, अच्छा मैक्सिमम नहीं बोला है, ठीक है, यानी 60 डिग्री पे ही निकालना, मैक्सिमम नहीं बोलता था। अगर मैक्सिमम बोलता तो यहाँ पर हम 90 रखते। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो टाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डब्ल्यू होगा, क्योंकि साइन 90 रख देंगे तो 2 डब्ल्यू मैक्सिमम पे। ठीक है, और 60 डिग्री पे बोल रहा है तो टाउ इट इज इक्वल टू 2 टाइम ये वर्क डन है डब्ल्यू है, और साइन 60 का मान रख देंगे। ठीक है, ये 2 टाइम्स डब्ल्यू साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3W। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, √3W, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मैक्सिमम बोलेगा तो 2W हो जाएगा, ठीक है, और 3W, √3W होगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये दिया गया है कि व्हेन अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए and number of turn is n, ठीक है, is rotated in a uniform magnetic field B, ठीक, with angular velocity ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉयल को जिसका एरिया ए है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, when the maximum EMF induced in the coil will be, ठीक है, then the, ठीक है, तब आपको मैक्सिमम EMF यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ज्ञात करना है। अच्छा, हमको पता है कि जब भी किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, और जो फ्लक्स चेंज होता है वो बराबर होता है E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dy/dt। ठीक है, अच्छा, और फाई की वैल्यू क्या होती है, अब हम यहाँ पर फाई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, माइनस d/dt, ये हो जाएगा NAB cos ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, cos ओमेगा टी। अच्छा, एन ए और बी ये सभी कांस्टेंट हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, माइनस NAB, और dy/dt अगर cos ओमेगा टी का करते हैं तो माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, पी ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का कहेंगे, और dt/dt का मान ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया क्या, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम, और जब भी मैक्सिमम कहेगा तो साइन ओमेगा टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी 90 डिग्री, ये क्या थीटा है, साइन 90 अगर हो जाता, ठीक है, यानी ओमेगा टी का मान कितना हो जाता, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। इसका मतलब E इज इक्वल टू NABW, इस पूरे साइन का मान 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम EMF होगा NAB ओमेगा। क्या कोई ऑप्शन है हमारा NAB ओमेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया कि एन EMF ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट, इंडक्टेंस 5 हेनरी, कोई सर्किट का जिसका इंडक्टेंस है 5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, द रेशियो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लोइंग एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी, ये रेशियो ज्ञात करना है इनफाइनाइट का और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का। ठीक है, यानी किसी परिपथ में जिसका प्रेरकत्व 5 हेनरी तथा प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है और 15 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF लगाया जाता है, तो धारा का अनुपात t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तथा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन बताया था सेम वैसा ही करना है कि जब भी हमें हेनरी दिया जाए, ठीक है, धारा दिया जाए और समय दिया जाए,
तो सिर्फ एक ही फार्मूला वहाँ पर होता है, आई इट इज़ इक्वल टू आई नॉट, और आपके दिमाग में भी यही एक ही चीज़ आना चाहिए, ठीक है, ई की पावर माइनस टी अपान टाउ, ठीक है, एक ये कर लेना। तो आई इट इज इक्वल टू, जब आई नॉट रखेंगे, अगर टी इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर रखेंगे, टी इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, यहाँ का टी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हम रख देते हैं, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, तो अंदर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पर वन बचेगा, आई इंटू आई नॉट। अच्छा, इसको हम ख़त्म ही कर सकते हैं, क्योंकि टी इज इक्वल टू हम इनफाइनाइट पर रख रहे हैं, और टी का मान इनफाइनाइट से पूरी वैल्यू जीरो, ई की पावर इनफाइनाइट का मान जीरो, तो आई इक्वल टू आई नॉट, ये ध्यान रखना, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, अब टी इट इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, ठीक है, तो आई इट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर, ठीक है, 1 सेकंड पे कह रहे हैं, तो यहाँ पर टी का मान हम क्या रखेंगे, 1 अपान टाउ। अच्छा, टाउ का मान हम यहाँ पर निकाल लें। अच्छा, टाउ का मान क्या होता है, एल अपान आर होता है, ठीक है, एल का मान जो दिया है, टाउ का मान होता है एल अपान आर, एल का मान दिया कितना, एल का मान दिया 5 यहाँ पर, रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम, ठीक है, 5 अपान 10, ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं 5 अपान 10, तो 10 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 अपान 5, यानी 5 टू जा 10, ठीक है, ये हो जाएगा आई इट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर आ जाएगा -2, ठीक है, इस तरह कर लिया, तो आई इट इज इक्वल टू आई नॉट, अच्छा ये आई डैश इसको मान लेंगे टी डैश, टी इज इक्वल टू 1 पर, आई नॉट 1 माइनस ये ई की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 अपान ई का स्क्वायर, ठीक है, -2 है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई है, ये शुरुआत का टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, ये आई डैश अपान आई हो गया, यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू थी, आई नॉट बराबर हमने रख दिया आई, इसे हटा ही देते हैं, ठीक, और हमें इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट की वैल्यू है, ये 1 पे है, इस, ठीक है, हम क्या करें, लेकिन हमने क्या किया है, हमने टी इज इक्वल टू 1 पर डिवाइड कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू ये 1 का है और ये इनफाइनाइट का है, ठीक है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 अपान स्क्वायर, बस क्या करेंगे, इसी का हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, ये क्या है, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, और ये करंट है टी इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपान ई स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट, ठीक। चलते हैं हम एक सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इज 22 किलोवोल्ट एंड 550 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टर्न इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स विल बी, ठीक है, किसी अपचाई ट्रांसफार्मर में इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज क्रमशः 22 किलो वोल्टेज और 550 वोल्टेज है, तो द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में धाराओं का अनुपात होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीटीयू में, और ये है ट्रांसफार्मर क्वेश्चन। वहाँ पर फार्मूला जो है बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है पर जो नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है, फेरों की संख्या जो NS यानी सेकेंडरी है, और ये प्राथमिक कुंडली का नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, और ये होता है वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी का, और ये है वोल्टेज प्राइमरी का, ठीक है, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है, प्राइमरी का वोल्टेज दिया है, और इसी का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ईजी फार्मूला होता है, लेकिन यूपीटीयू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इतना रिस्पेक्टिवली ये है सेकेंडरी का, कह रहे हैं द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इतना वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, द रेशियो इन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, किसी अपचाई द्वितीयक तथा प्राथमिक धाराओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेंगे हम इसे प्रथम और द्वितीय तो दिया नहीं गया है, 22 की किसका ये वोल्टेज है, चलो, तो ये अगर रिस्पेक्टिवली बोला है तो पहले का इसे मान लेंगे प्राथमिक, ठीक है, ये प्राथमिक रहेगा और ये सेकेंडरी रहेगा, ठीक है, तो सेकेंडरी हो जाएगा 550 और प्राथमिक रहेगा हमारा है 22 किलो वोल्ट। अच्छा, 22 किलो वोल्ट है, और किलो वोल्ट को हमें वोल्टेज में चेंज करना है 10 की पावर 3 से, ठीक है, ऐसा कर लेना है, और ये हो जाएगा 11 टू जा 11 दूना 22, 11 25 55, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 50 और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स 10 की पावर 3,
ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, अगर सोल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, नीचे बचेगा 100 यानी ऊपर 5 और नीचे 2 टाइम्स ये बचेगा 100 और ये हो जाएगा 5 2 जा और 20 दूना 40 यानी 1:40 आ जाएगा। ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है।